Macafieja World. तो सबसे पहले शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहली बात करते हैं एटम। आपने क्लास 8, 9, 10th में एटम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। एटम्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ मैटर, है ना। ये किसने बताया था हमें? जॉन डाल्टन। ये चीज हमसे किसने बोली थी? जॉन डाल्टन ने, कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एटम। ऑल्दो ये पॉइंट आज की डेट में वैलिड नहीं है, ठीक है। तो एटम डिवाइड हो चुका है। एटम किस में डिवाइड हुआ है? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी डिवाइड हो चुका है, किस में? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। तो अगर आप एक एटम को ऑब्जर्व करेंगे तो एटम में दो चीजें होती है। एक तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट की स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और न्यूक्लियस के बाहर के सेक्शन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमें इस चैप्टर में न्यूक्लियस की नहीं, हमें एटम की स्टडी करनी है। तो हम यहाँ पर किसकी स्टडी करने वाले हैं? एटम का वो पार्ट जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप एक एटम को ऑब्जर्व करेंगे, सिंपली अगर आपने एक एटम अपने सामने रखा, तो एटम में आपको क्या चीज दिखेगी? सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से सर्कुलर शेप में वहां पर क्या होती हैं? ऑर्बिट्स। आपने ये सब पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हमें ये जो न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है एटम में, हमें उसकी स्टडी करनी है। तो एटम के बाहर क्या होता है? एटम में न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है? एटम में न्यूक्लियस के बाहर जो हमें ये सर्कुलर ऑर्बिट्स दिख रही होती है, इनको बोला जाता है शेल और ऑर्बिट। शेल और ऑर्बिट। और हर एक शेल और ऑर्बिट के अंदर, जब आप इन शेल और इन ऑर्बिट के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेंगी? सब शेल्स मिलेंगी। और जब आप इन सब शेल्स के अंदर जाते हैं तो आपको अंदर क्या मिलता है? ऑर्बिटल। यू विल गेट ऑर्बिटल्स। और फिर इन्हीं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन आपके लाए करते हैं। तो एटम्स जनरली आपको बताया गया कि इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? ऑर्बिट्स में। आपको 10th क्लास तक यही बताया गया है, ठीक है। आज हमें 11th क्लास में उससे आगे बढ़ना है, यानी एटम का कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी करना है। तो एटम के बाहर हम लोग देखते हैं जो शेल दिखता है, हर एक शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में लाए करते हैं। अगर आप एक एटम के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो आपको एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। एक अपार्टमेंट और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को अगर आप समझते हैं तो आप बिल्कुल एटम के स्ट्रक्चर को भी समझ सकते हैं। एक एटम बिल्कुल एक कंप्लीट एक बिल्डिंग की तरह होता है। आपको पता है कि हर बिल्डिंग में, अगर मैं एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व करूं, एक अपार्टमेंट को ऑब्जर्व करूं, तो बिल्डिंग में क्या होते हैं? फ्लोर्स। हर एक बिल्डिंग में फ्लोर्स होंगे। फ्लोर्स के अंदर क्या होते हैं? हर एक फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है? कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं। और फ्लैट के जब आप अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? रूम मिलते हैं। और जब आप रूम्स के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर आपको पर्सन लाए करते हुए मिलेंगे। यही तो स्ट्रक्चर होता है एक बिल्कुल बिल्डिंग का। इससे किसी को रिजेम्बलेंस नहीं हो, किसी को आइडिया नहीं हो, तो मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूं। अगर आप एक बिल्डिंग को देखेंगे तो एक कंप्लीट बिल्डिंग इज जस्ट लाइक एटम। ए कंप्लीट बिल्डिंग इज जस्ट लाइक एटम। when you enter in the building, there are the floors are just like shells. When you enter any floor, you will get some flat, ठीक है। some flat will be 1 bhk, 2 bhk, 3 bhk, 4 bhk kind of. so each flat is equals to the सब शेल। ईच फ्लैट इज इक्विवेलेंट टू दी सब शेल। और जब आप फ्लैट के अंदर जाते हैं तो आपको क्या मिलते हैं? रूम्स मिलते हैं। कहीं पर 2 रूम होंगे, कहीं पे 3 रूम सेट होगा। तो ऐसे ही आप सब शेल के अंदर जब एंटर करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? ऑर्बिटल्स। और फिर जैसे रूम के अंदर पर्सन लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही
जहां पर पर्सन है उसी जगह पर आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग। ये आप समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कि एक एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। तो अगर आप बिल्डिंग को अच्छे से समझेंगे तो आप एटम्स के स्ट्रक्चर को भी आसानी से समझ सकते हैं। किसी को कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आया इस पूरे चीज में, आप उसको डिस्कस करिए। तो अब आप समझ गए हैं कि हमें एक्चुअली एटम में क्या स्टडी करना है, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करना है। और इनकी कंप्लीट स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूँ। शेल्स, शेल से आपको पहले ही अवेयर करा दिया जाता है। शेल्स क्या होती है, शेल्स जैसे कि के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। के, एल, एम, एन आगे भी होती हैं, ओ, पी, क्यू, आर, आप कितने भी नंबर ऑफ शेल्स, इनको कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सब शेल होती है, नेक्स्ट जो आपने यहाँ पर देखा है वो क्या है, सब शेल। सब शेल को कैसे डिनोट किया था, स्मॉल लेटर्स में। तो एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, जी सब शेल, एच, आई, जे, एंड आप इन्फिनिटी तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द सब शेल्स। और इन्हीं सब शेल के अंदर रूम्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिटल्स में लाए करते हैं। जल्दी से ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए अपने पास। सर ये सब शेल को इन्फिनिटी तक कैसे खींच सकते हैं? ये इनमें एक पैटर्न है, जैसे एस, पी, डी, एफ, जी के बाद एच, एच के बाद आई, ऐसे करके कितने भी हो सकते हैं, हो कितने भी सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास जितने अभी तक एटम एग्जिस्टिंग है उनमें मैक्सिमम आपने आई तक आप देखोगे, आई से आगे की सेल आपको नहीं दिखाई पड़ती। नहीं सर, अल्फाबेट्स तो 26 ही है ना। फिर जब अगर आपका ऐसा कभी आ गया कि 26 अल्फाबेट आएंगे तो फिर हम उनको 2 डिजिट्स मिलेंगे। जब 2 डिजिट के सारे कॉम्बिनेशन फुल हो जाएंगे तो वी विल गो फॉर 3 डिजिट्स। तो ऐसे करते हुए हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते चले जाएंगे। ओके। लेकिन अभी इतनी सबशेल आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि किसी भी फ्लोर पर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उसमें इतने सारे सबशेल यानी इतने फ्लैट बना दिए जाएं। ठीक है, तो हर एक फ्लोर की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्लैट्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फ्लैट फ्लोर्स। तो जितनी हाई बिल्डिंग होगी, तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा ऊंची बिल्डिंग आप नहीं बना सकते। बिल्कुल वैसे ही एटम भी बहुत बड़े बड़े एग्जिस्ट नहीं करते। अभी तक हमारे पास जो सबसे बड़ा एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 118, 118। अभी तक इससे बड़ा एटम डिस्कवर नहीं हुआ। तो अभी फ्यूचर में जब डिस्कवर होगा तब उसके बारे में रखा जाएगा। ऑल्दो साइंटिस्ट ने इसका प्लान ऑलरेडी रेडी कर रखा है। इन केस अगर फ्यूचर में इतने ज्यादा शेल और सब शेल बढ़ते हैं तो वी विल यूज डबल डिजिट। अगर डबल डिजिट नहीं होगा तो वी विल यूज ट्रिपल डिजिट। चलिए, तो ये आपके सब शेल्स थे, इनके बारे में आपको जानना था। तो हम लोग इस चैप्टर का जो शुरुआत करेंगे, देखिए अगर आप नॉर्मली बुक अपनी ओपन करते हैं तो बुक में, मैं आपको पहले बुक में बताता हूँ कि बुक में कैसे दिया होता है। बुक में सबसे पहले आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर एटॉमिक मॉडल्स, फिर स्पेक्ट्रम, ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट करता हूँ। मैं हमेशा पहले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप आगे पढ़ने वाले हैं उन सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इन्वॉल्वमेंट आता है, और आप उस जगह पर चीजों से अवेयर नहीं रहते। तो आपको कॉन्सेप्ट जब भी आगे एक्सप्लेन किए जाते हैं तो आपको कम समझ में आता है। इसीलिए सबसे पहले मैं खत्म करूंगा यहाँ पर वो चीज जो जनरली चैप्टर का लास्ट होता है, वो मैं चैप्टर का फर्स्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। तो जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो चैप्टर का एक्चुअली एंड पॉइंट है, लेकिन मैं शुरुआत ही वहीं से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग अप्रोच है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं, वो फायदे ये हैं कि जब आप आगे के चैप्टर्स और आगे की चीजें पढ़ रहे होंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए, तो हमारा सबसे पहला टारगेट है
टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं। अगर मैं जनरली आपसे अगर पूछूं कि आप अपना एड्रेस बताइए, तो जनरली आप अपना एड्रेस कैसे बताते हैं? आप अपना फ्लैट नंबर बताओगे, बिल्डिंग का नेम बताओगे, सोसाइटी का नेम बताओगे, कोई लैंडमार्क होगा बताओगे, एरिया कोड, पिन कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीजें आप अपने एड्रेस में मेंशन करते हैं। एड्रेस का मतलब होता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करना। अगर आपको मुझे कुछ सेंड करना है, आपका अगर मुझे एग्जैक्ट एड्रेस पता है, तो एग्जैक्टली वो आपके पास रिसीव हो जाएगा। जैसे आप अपने पास कुरियर्स वगैरह मंगाते हैं, है ना, ऐसे ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें थिंक करना होता है। इलेक्ट्रॉन का भी हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना होता है। तो टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी आर गोइंग टू स्टडी क्वांटम नंबर्स। हम लोग क्या यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं? क्वांटम नंबर्स। आप में से कोई ऐसा है जो जिसने कभी भी क्वांटम नंबर के बारे में कुछ भी सुन रखा है पहले? आप में से किसी ने भी क्वांटम नंबर के बारे में कभी भी कुछ भी सुना हुआ है? नो सर। गुड। अगर आप कोई चीज बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो उसको सिखाना सबसे आसान होता है और सीखना भी आसान होता है। लेकिन अगर आप पहले से कुछ जानते हैं, तो मुझे यहाँ पे ओवर राइड करना पड़ता है। ओवर राइडिंग में स्टूडेंट के पास हमेशा सेकंड थॉट रहता है दिमाग में। ये अच्छी बात है कि आप कुछ नहीं जानते, आप जल्दी सीख जाओगे इसको। चलिए, तो क्वांटम नंबर की बात करते हैं। क्वांटम नंबर्स आर द पैरामीटर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। राइट डाउन, these are the parameters, these are the parameters used to identify exact location of इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस क्वांटम नंबर को स्टडी करना होता है। देन स्टडी ऑफ क्वांटम नंबर इज डन इन this concept is given in where? Wave mechanical model. Wave mechanical model. This concept of quantum number is given in वेव मैकेनिकल मॉडल। आपका जो आफ्टरनून वाली बैच है, उसमें मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आफ्टरनून वाली क्लास में, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में मेरा लास्ट आर्टिकल बचा हुआ है, लास्ट मॉडल वेव मैकेनिकल मॉडल। यही मुझे वहां पे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वेव मैकेनिकल मॉडल है, इसी वेव मैकेनिकल मॉडल का एक पार्ट होता है क्वांटम नंबर, जो मैं बिगिनिंग में पढ़ाता हूं, और बाकी का पूरा वेव मैकेनिकल मॉडल हम लोग चैप्टर के एंड में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ क्वांटम नंबर इज डन इन विच मॉडल? वेव मैकेनिकल मॉडल में इसको स्टडी किया गया था। ठीक है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर? तो वी हैव बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, and third is magnetic quantum number. Magnetic quantum number, and fourth one is spin क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्मॉल एन। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं पर भी आपका स्मॉल एन लिखा है, वो क्या शो करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग शो करते हैं स्मॉल एल से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग शो करते हैं स्मॉल एम और
sometime we will write it as ml. This is the notation of magnetic quantum number, and spin quantum number is represented by small s, or sometime it is represented as ms. तो दीज आर द फोर पैरामीटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो इन्हीं की स्टडी को ही हमें यहाँ पे आज कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास हमारी क्वांटम नंबर की स्टडी पर बेस्ड रहेगी। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए, फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया था? नील्स बोर ने। जो आगे जाके आप बोर मॉडल पढ़ने वाले हैं, उन्होंने ही ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n symbol where n belongs to पॉजिटिव इंटीजर, यानी n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 एंड टिल इंफिनिटी तक जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखते जाइए मेरे साथ साथ, ये आपको लिखना भी है, याद भी करना है। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट orbit, size and energy. It gives us information about shells, orbits, size and energy. ये सब पूछा जाता है। प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी? आंसर होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हमें क्या चीज पता होता है? वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल। नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल इज इक्वल टू दी n, यानी किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ सब शेल होगा। इसको आप ऐसे समझिए, किसी फ्लोर पे कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे। तो अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वहां पर नंबर ऑफ फ्लैट्स 1, अगर सेकंड फ्लोर है तो वहां पे नंबर ऑफ फ्लैट्स 2, थर्ड फ्लोर पे 3, तो अगर nth फ्लोर पे जाएंगे तो नंबर ऑफ फ्लैट्स कितना हो जाएगा? n। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लैट्स क्या है? सब शेल्स। तो किसी भी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सब शेल हो सकते हैं? जितना एग्जैक्टली उसका शेल नंबर है। क्लियर है सभी को ये चीज? अभी क्वेश्चंस में आपको ये सब मिलने वाला है। फिर इसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको 9th-10th में बताया जाता है। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, वहां पर बताया गया है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल in any shell is equals to how much? n square। किसी भी शेल में मैक्सिमम कितनी ऑर्बिटल हो सकती हैं? n स्क्वायर। इसके बाद आता है नेक्स्ट है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, हर एक ऑर्बिट का अपना एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज mvr, और इस mvr की वैल्यू होती है nh/2 पाई। यहाँ पर आपका ये h क्या है?
M क्या है, V क्या है, ये आप पूरा प्रॉपरली लिख ले यहाँ पर। आप इसी NH अपॉन 2 पाई को ऐसे भी लिख सकते थे, NH और H के ऊपर ऐसा बार का साइन, दिस इज कॉल्ड बार, एंड दिस H बार इज इक्वल टू होता है H अपॉन 2 पाई के। और यहाँ पर M क्या है, हियर M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर R क्या है, रेडियस ऑफ शेल और ऑर्बिट, रेडियस ऑफ शेल और ऑर्बिट, शेल और ऑर्बिट, क्लियर है। और H क्या था, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और पाई तो आप जानते ही हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, जिसको आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको मिलता है 3.14। और एन आपको इसी एन को ही तो आप स्टडी कर रहे हैं, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है सभी को ये चीज? कुछ भी ऐसा जो आपको इसमें समझने में दिक्कत कर रहा है? एक्चुअली इसमें आपको समझने वाली चीज नहीं है, सिंपली आपको नोट करना है और याद करना है। अभी अभी आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आपको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, फिर बाद में इसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सर वो क्या लिखा है, एन के बाद एच बनाया है आपने, एच उसको के टी ऊपर जैसा लग मैंने रहा है। एच के ऊपर मैंने बार का साइन बनाया है। एच के ऊपर जब हम लोग इस तरह से एक लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं बार। तो अगर आप NH अपॉन 2 पाई लिखिए या फिर लिखिए NH बार, तो बार H बार का मतलब होता है H अपॉन 2 पाई। इट्स अ नोटेशन, एक तरह का नोटेशन है। अगर आप ये नहीं भी याद रखोगे चलेगा, आपको ये याद होना चाहिए। ये मेन यहाँ पर है, ये वाला आपको याद रहना चाहिए, दिस इज मेन। सर v इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके। हो जाए तो बताइए। डन। शैल वी मूव? यस सर। चलिए, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पता है तो हम सारी इंफॉर्मेशन जो हमने पीछे फॉर्मूला दिया उनको थोड़ा सा यूज करते हैं। लेट अस सपोज आपको यहाँ पर n इज इक्वल टू अगर 1 दिया है, तो बताइए यहाँ पर ये शेल कौन सा होगा। द शेल विल नेम एज के शेल, वी कॉल इट के शेल। और जब n इज इक्वल टू 1 है और के शेल होता है, तो यहाँ पर कितने नंबर में सब शेल होंगी, नंबर ऑफ सब शेल आपको लिखना है यहाँ पर। नंबर ऑफ सब शेल कितना आएगा आप लोग को मुझे बताना है, एज वेल एज आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताना है, नंबर ऑफ शेल एंड सब शेल एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए, यहाँ पे आपके पास पीछे फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सब शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए पीछे जो फॉर्मूला नंबर ऑफ दिया है। सबशेल 1 है करेक्ट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2। 2, बिल्कुल सही। ऐसे ही आपको मैं आगे भी डिजिट लिख रहा हूँ, उनको कंप्लीट करिए। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। और के n इज इक्वल टू 2 को हम लोग बोलते हैं L शेल, M शेल, N शेल। इसके आगे भी जा सकते हैं O P Q, लेकिन हमें उतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट इतने की आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट कर दीजिए।
बताइए। अर्जुन बताओ, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा? सर 2। नंबर ऑफ सबशेल 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सर 2। 2n 8। स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n की जगह पर आप रख दीजिए 2, तो कितना आ जाएगा सॉल्व होके? 8। 8। आगे का कंप्लीट करो, जल्दी बताओ। यहाँ पर क्या आएगा? 3। यहाँ पर 20 सर, 18 सर। 18। 2n स्क्वायर कितना हुआ? 18 आएगा। यहाँ पर 4। इधर 2n स्क्वायर करेंगे कितना आया? 32। बोलो। 32। और तुम तो पहले तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, तुम्हारा वॉल्यूम इतना कम क्यों है? तुम इतने डर डर के क्यों बोल रहे हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर। तो फिर इतना तुम्हें कोल्ड है क्या? इतना आराम आराम से तुम बोल रहे हो। थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में बात करो ना। मेरा एनर्जी लेवल देखो और अपना देखो। मैं भी अगर तुम्हारी तरह ऐसे आराम से बोलूंगा तुम्हें कैसा लगेगा? तुम तो बिना मेरे बोले ही सो जाओगे। थोड़ा सा लाउडली और जो भी बोलते हो उसमें एनर्जी दिखनी चाहिए। यस सर। चलिए, इसके बाद हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर जो आप बहुत यूज करोगे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। हेडिंग डालिए, मेरे साथ साथ नोट किया करो सो दैट हमें नोट करने का टाइम हमारा सेव हो जाए। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। दिस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय whom? सोमरफील्ड। This azimuthal quantum number is given by Sommerfeld. It's a name of scientist. चलिए, come to it is denoted by small l symbol. Next, ये हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? It gives us information about subshell and shape of subshell. It gives us information about subshell and shape of subshell. ठीक है, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे क्योंकि इनको क्वेश्चंस में आपसे पूछा भी जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रेंज ऑफ एल। रेंज ऑफ एल, तो जो एल का रेंज है ये आपको याद रखना है। इट्स रेंज इज 0 to n-1, यानी ये एल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन 1 है तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल। एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आंसर इज 2 times 12 plus 1। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल विल बी 2l plus 1। 2l plus 1। ठीक है, अगर आपको ये पता है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एल वैल्यू, तो आप उसका सबशेल बता सकते हैं कि वो कौन से सबशेल के अंदर में लाए करता है।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट होता है ऑर्बिट। जैसे हमने पीछे देखा था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, वैसे ही आपको यहाँ पर देखना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल टाइम एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, h upon 2 pi. This is the formula of orbital angular momentum. पीछे ऑर्बिट था और ये ऑर्बिटल है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। क्लियर? चलिए अब हमने यहाँ पर क्या लिया, मैं आपको सामने यहाँ पर एक L की वैल्यू दूंगा। अगर हमें L वैल्यू पता है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग सबशेल को नेम कर सकते हैं। अगर हमें सबशेल पता है तो हम उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स काउंट करके बता सकते हैं, और अगर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता है तो वी कैन काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑफ सबशेल। चलिए तो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, देखते हैं। इफ एल की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर आपको 0 मिलती है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कौन सी सबशेल है, एस सबशेल है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है 2l+1। एल की जगह पर 0 रख दो तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आ जाएगा, आपको 1 आ जाएगा। फिर आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 टाइम्स 2l+1, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू यानी 2। यानी आप यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जितना भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा उसका एग्जैक्टली डबल नंबर में क्या होगा वहां पर, इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है उसका हाफ कर दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएगा। या फिर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता है उसको डबल कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? हाँ बोलिए। सर। हाँ ठीक सर। है, तो फिर मैं यहाँ पर आपको अलग अलग एल वैल्यू और उनके करस्पॉन्डिंग सबशेल बता रहा हूँ, आपको उनके नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, एल इज इक्वल टू 0 है, एल इज इक्वल टू 0 के बाद एल इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पी सबशेल। 2 हो जाएगा तो ये डी हो जाएगा, 3 होगा तो इसको हम बोलेंगे एफ, 4 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे जी, 5 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एच। और ये सीरीज आपकी आगे तक कंटिन्यू रख सकती है, आप चाहो तो इसके आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी आप इतना करके दिखाइए। चलिए बताइए सभी लोग। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देनी थी, कल जो मेरी सुबह वाली क्लास है, कल जो मेरी मॉर्निंग जो 10 o'clock पे टाइम टेबल पे क्लास लिखी है, इट मे बी पॉसिबल कि वो क्लास कल ना हो। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको मैसेज डालूंगा। तो वो अगर क्लास कल नहीं होगी तो फिर आप उसको एज्यूम करो कि वो आपका नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे यानी थर्सडे या फ्राइडे में होगी क्लास। ठीक है, तो मैं मैसेज डालूंगा आपको कि क्लास होगी कि नहीं होगी। अगर इन केस मैसेज नहीं आया मतलब क्लास नहीं होगी। चलिए आई थिंक हो गया होगा। आंसर बताइए जरा इसका, सबको एक एक आंसर करना है। नमन तुम बताओ, यहाँ पर पी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना आएगा? 3। 3 नंबर आया। ऑफ ऑर्बिटल विल बी 3, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डबल हो जाएगा तो 6। 6। अदिति आप ये वाला बताओ। सर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 और करेक्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। ठीक है। अर्जुन आप ये वाला बताओ, एफ का। Number of orbitals 7.
ना। number of electrons 14. ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रही है, एक सीरीज नहीं दिख रही है। 1, फिर उसमें 2 ऐड किया, 3, 3 में 2 ऐड किया, 5, 5 में 2 ऐड किया, 7। तो उस सीरीज के अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो ये 9 होगा, ये 11 होगा, है ना। और इस सीरीज में देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 10, 14, तो यहाँ पर क्या आएगा, 18, 22। अपने आप देखिए आप बना सकते हैं ना। क्लियर? हाँ सर। चलिए, ये मैंने आपको क्या बताया, ये हर एक एल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका सबशेल का नेम और एक सबशेल की नंबर ऑफ, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल यानी कितने रूम्स प्रेजेंट हैं और उसके अंदर कितने पर्सन लाई कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद अब जरा हम लोग जो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को दोनों को पढ़ा, उन दोनों को रिलेट करते हैं जरा। लेट अस सपोज अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि n इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे बताइए कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड व्हाट विल बी द सबशेल हियर। चलो एक मैं करके दिखाता हूं। आपको पता होगा पीछे मैंने आपको l का रेंज दिया है, l की रेंज होती है 0 to n-1। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी होगी, n की जगह पर 1 रख दीजिए। तो n की जगह 1 रख देंगे तो आपको l की केवल एक वैल्यू मिल रही, दैट इज l इज इक्वल टू 0। और जब l इज इक्वल टू 0 होता है तो सबशेल कौन सा होता है, सबशेल कौन सा हो रहा है, s, है ना। हाँ, एस एस ठीक हो है, रहा है। अच्छा अब अगर n इज इक्वल टू 2 हुआ तो देखो l की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, n इज इक्वल टू 2 रखो यहाँ पर, 0 to 1 आ जाएगा। 0 to 1 का मतलब l की दो वैल्यू है, 0 and 1, 0 and 1। और इसके अंदर दो सबशेल हो जाएंगी, एक तो s और दूसरा एस p। और एक पी। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो l की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी, 0, 1 और 2। यानी कितने सबशेल हो गए इसके अंदर, s, p, d। तो आप देख रहे हो जितना उसका शेल नंबर है उतने ही नंबर में वहां पर सबशेल है। तो और हर एक के अंदर कौन कौन सा सबशेल है वो आप समझ सकते हो। तो मुझे यहाँ पे बताओ कि अगर n इज इक्वल टू 4 है तो उसके l की क्या वैल्यू होंगी और सबशेल कौन कौन सी होंगी, बताइए। सर एल की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। एल की और वैल्यू आपकी आ रही है 0, 1, 2 एंड 3, बिल्कुल सही। और सबशेल्स एस पी डी एफ। बिल्कुल सही। तो अगर अब मैं n इज इक्वल टू 5 के लिए पूछूं तो उसके अंदर l की वैल्यू क्या क्या आएंगी, 0, 1, 2, 3, 4। और सबशेल कौन कौन सी आएंगी, एस, पी, डी, एफ, जी तक आएंगी टोटल। तो आप देख रहे हैं जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही नंबर में सबशेल्स आ रही हैं, और उनकी जो वैल्यूज होंगी वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए वो उससे एक लेस रहेगी। तो आप ये पैटर्न सारे समझ लीजिए, अभी आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स में ये सारे पैटर्न यूज करने हैं, जितना मैं अभी बता रहा हूँ ये सब, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। चलिए, तो हमारा यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी डन हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हमें किसने बताया था, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज लिंडे। इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और sometime it will be written as ml। तो कहीं पर अगर आपको ml दिखाई पड़े तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट, it gives us information about
orbitals and orientation of orbital. Next, a range of M. What is the range of M? Range of M is minus L to plus L, including 0. Including 0. चलिए, तो अब मैं यहाँ पर अलग अलग सबशेल लूंगा और उन सबशेल के करस्पॉन्डिंग आपको m की वैल्यू बतानी है। आप देख सकते हैं जो m की वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l पर डिपेंड कर रही है। तो बस आपको यही एक चीज याद रखनी पड़ेगी वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक तो ये सबशेल और इस सबशेल के करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर m की वैल्यू बतानी है। m की रेंज आपको पता है कि माइनस l से लेके प्लस l तक रहेगी। एक मैं लिख के दिखाऊंगा, बाकी आप लोग अपने आप लिखिए। तो यहाँ पर लेट अस सपोज सबशेल आपकी s सबशेल है, तो s सबशेल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर m की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पर l की वैल्यू रख दीजिए। तो s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपने यहाँ पर 0 रख दिया। तो आपको कितने यहाँ पे ऑर्बिटल्स मिले, केवल एक ऑर्बिटल मिल रही है। और उस एक ऑर्बिटल की वजह से इसका आप इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ये m की कितनी वैल्यू मिली, एक वैल्यू। एक वैल्यू हमें ये बताती है कि यहाँ पर केवल एक ही रूम है और इस रूम में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। एक तो ये इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। अगर लेट अस सपोज यहाँ पर p सबशेल है तो उसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू क्या होगी, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू हो गई -1 0 एंड +1। m की कितनी वैल्यूज मिली, 3 वैल्यूज। इसका मतलब इसके अंदर कितने रूम्स होंगे, 3 रूम्स होंगे। और हर एक रूम का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैंने उस रूम के ऊपर लिख दिया है। यानी इस रूम में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इस रूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, और इस रूम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 होगा। आप ये समझ पा रहे हो? हाँ बोलिए। सर। तो आप लोग को डी सबशेल और एफ सबशेल के करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू बतानी है और उनकी करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू के हिसाब से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ड्रॉ करनी है। बोलिए भाई। हाँ सर। तो यहाँ पर आपको मिला होगा -2 -1 0 1 एंड 2, 1 और 2 यहाँ हाँ। पर मिलेगा -3 -2 -1 0 1 2 3। तो 2 यहाँ पर 3 कितने रूम बनेंगे टोटल, 5 रूम्स। इन्हीं को ऑर्बिटल बोला जाता है। और यहाँ पर कितने बनेंगे, 7 7 1 2 3। क्लियर? हाँ चलो, सर। तो ये हमने अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड क्वांटम नंबर की तरफ। थर्ड क्वांटम नंबर, सॉरी फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में हमें किसने बताया था, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, गोल्डश्मिट। Goldschmidt. It is denoted by small s और ms। ये नया सिंबल क्यों दिया गया था पता है, क्योंकि ये जो s है ये s ऑर्बिटल को भी स्मॉल s लिखते हैं और इसको भी स्मॉल s, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इसको ms लिखा।
It gives us information about, it gives us information about rotation of electron. It gives us information about rotation of इलेक्ट्रॉन। देखिए ऊपर की जो 3 क्वांटम नंबर थी वो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताता है, ठीक है, यानी एक्चुअली मेन क्वांटम नंबर वही 3 थी। पहले वाले से हमें शेल नंबर मिलेगा, दूसरे वाले से हमें सब शेल मिलेगा, तीसरे वाले से हमें ऑर्बिटल पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो 4th क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताता है, सॉरी रोटेशन बताता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव करता रहता है। और वो कैसा मोशन करता है? रोटेटरी मोशन, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बताता है। तो जब रोटेटरी मोशन 2 तरीके का हो सकता है, रोटेटरी मोशन आपका 2 टाइप्स का हो सकता है, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज और इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या सिंबल देंगे? इस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज को हमने ये सिंबल दिया। तो यहां से एस की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? +1/2, और यहां से एस की वैल्यू -1/2। क्लियर? और हम लोग क्लॉकवाइज वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको इस तरह से अपवर्ड एरो से शो करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग इस तरह से डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, ठीक है। यानी जब हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखाओगे? ऐसे। अगर हमने डाउनवर्ड दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? लाइक दैट। ये इलेक्ट्रॉन का जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है वो क्या बताता है? उनका रोटेशन, कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, और अगर हमें स्पिन क्वांटम नंबर पता है तो वी कैन कैलकुलेट टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी कैन कैलकुलेट टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी को ही हम लोग सिंबल देते हैं कैपिटल एस। इसको हमने सिंबल क्या दिया है? कैपिटल एस, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को टोटल स्पिन बोल दिया जाए, या फिर हम इसी को बोल देते हैं मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम, ऐसा भी हम लोग इसी को बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम पूछा जाए या टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए या टोटल स्पिन ऑफ एटम पूछा जाए, वो सब एक ही चीज है। तो वो कितना होगा? हाफ टाइम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे कैपिटल एस, ठीक है। अब ये अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है? जब आप एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो ऐसा प्रेजेंट होगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन के होने के लिए ये पॉसिबल तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज हो सकता है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या फिर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जिसमें से एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है? अकेला है, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पेयर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें किसका नंबर लिखना होता है? जितने अनपेयर्ड होते हैं वो काउंट करके लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल स्पिन निकाल सकते हैं। और एक बार अगर आपने स्पिन निकाल लिया तो वी कैन कैलकुलेट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम s+1 h अपॉन
2 पाई। तो ये है आपके, यहाँ पर आपके सारे क्वांटम नंबर कंप्लीट हो जाते हैं।